नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे और राम मंदिर दान चोरी को लेकर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि काफी हो हल्ला हो रहा है इस वक्त। अगर बात करें, जिन 8 लोगों की बात हो रही है जो आरोपी हैं और 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके घर पर छापेमार कार्रवाई हो रही है। सुबह से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। जिस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, अभी भी घर से कैश बरामद किया जा रहा है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस मामले में राजनीति भी काफी हो रही है। और तो और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि अगर इस मामले को हम नहीं उठाते तो ये मुद्दा पब्लिक के सामने आता ही नहीं। इसी तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है, यानी क्रेडिट लेने की होड़ सी लगी हुई है। और ये सब 2027 चुनाव को लेकर किया जा रहा है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अकील अहमद साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। अकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अवनीश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी के लीडर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं अखिल जी, क्योंकि अगर बात हम विपक्षी पार्टियों की करें तो विपक्षी पार्टी क्या एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है और वो क्रेडिट लेने की जो होड़ अपनाए हैं, वो क्या जनता को समझ में नहीं आ रहा कि क्रेडिट लेने की होड़ ऐसी है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी को तमाम सुविधाएं दी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग जब राम मंदिर जा रहे थे तो सुविधाएं नहीं दी गई। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है। तो क्या आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है कि राम मंदिर चोरी का मामला तो उठा, लेकिन विपक्षी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और क्रेडिट की होड़ है? अखिल जी, देखिए, हम आपको स्पष्ट कर दें कि घटना तो बड़ी हुई है, चोरी हुई है चूंकि, और ये सभी लोगों के जितने भी राम भक्त हैं सभी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है और ये इसकी घोर निंदा सभी पार्टियों को लोगों को करना चाहिए। अब लेकिन 2027 को चुनाव भी करीब है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और घटना हुई है तो घटनाओं को लेकर के अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ लोगों को रुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है और इसको चुनाव की तरह 2027 के चुनाव को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए भी बयानबाजी को देखा जा सकता है। लेकिन घटना तो सत्य है और घटना जब सही हुई है तभी जो है 8 लोगों के खिलाफ एसआईटी की टीम की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लगातार ताबड़तोड़ अभियान के तहत रिकवरी भी की जा रही है। करीब 80 लाख रुपए के आसपास अभी तक रिकवरी किया जा चुका है और बहुत सारे ऐसे लोग चिन्हांकित किए गए हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई है, जमीनें खरीदी है। तो ऐसे रियल एस्टेट की तरफ किसका किसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा है, किसने अपार संपत्ति इन कम समय में इकट्ठा की है, तो इसकी भी जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। और इसके साथ साथ जो उनके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं, कि जो लोग हैं वो अपने नाम पे जमीनें न लेकर के दूसरे के नाम पे जमीन बना देते हैं या कोई ट्रस्ट वगैरह बना के उस ट्रस्ट के नाम फंडिंग करा देते हैं, तो इसको लेकर के भी एसआईटी का जो टीम है वो गठन कर रही है। तो प्रकरण है, अभी चलता रहेगा, बाकी सारी चीजें और अभी सामने आती रहेंगी। जी चलिए ठीक है। अविरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर विपक्षी पार्टियों का जिक्र करें तो वो कह रही है कि अगर गबन नहीं हुआ होता तो जांच नहीं हुई होती। लेकिन ट्रस्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चंपत राय के इस्तीफे की खबर और ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं ट्रस्ट में बदलाव किया जाएगा। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया और योगी आदित्यनाथ ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस किस तरीके से स्थितियां सुधरी हैं। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, हिंदुओं के लिए काम हुआ है। क्या ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जवाब था, या फिर वो अपनी उपलब्धि बता रहे थे? क्योंकि ऐसा मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। अविरल साहब जी, देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्पष्ट मानना है, इस मुद्दे पे राजनीति किसी रूप में नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक लोगों को भ्रम इस मुद्दे पे नहीं फैलाना चाहिए। नंबर 2, जहां तक विषय है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारी मंशा का, हमारी सरकार का, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि पूर्ण रूप से कठोरतम कार्रवाई सबके ऊपर की जाएगी जिनका भी उसमें नाम सामने आता है। एसआईटी गठित कर दी गई, एसआईटी जांच कर रही है, उसे जांच करने दिया जाए। खुद जांच में एक तरीके से ये ना करें कि भाई हम ही जांच कर रहे हैं, वो एसआईटी जांच कर रही है, उसे समय दें, मोहलत दें जांच करने की। ऐसा ना दिखाएं, ये तो ऐसा दिखा रहे हैं कुछ विपक्ष के लोग जैसे यही जांच कर रहे हो, ये अपने आप ही अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, अपने
आप ही जवाब दे रहे हैं, तो ये चीज गलत है। एसआईटी जांच कर रही है, उससे जांच करने दिया जाए। इंडिपेंडेंट तरीके से जांच हो रही है, स्वतंत्रता पूर्वक हो रही है और मजबूती के साथ। आप यकीन मानिए, जितने भी लोग होंगे, छोटे हों, बड़े हों, ऊपर के हों, नीचे के हों, किसी संगठन के हों, किसी के करीबी हों, कहीं के रहने वाले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का कसूर है तो सामने आएगा, नाम सामने आएगा, जेल जाएगा, कोर्ट में ले जाने का काम पूर्ण रूप से किया जाएगा, कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया जाएगा, स्पष्ट है। नंबर 3, जहां तक विषय तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारी मंशा का, हमारा स्पष्ट मानना है, यह अरबों लोगों की आस्था का विषय है और आस्था के साथ किसी रूप में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, आस्था पे चोट नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है, जिस प्रकार का यह प्रकरण सामने आया है, तो सब पे कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 4, जहां तक विषय है विपक्ष का, जो लोग राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डाल रहे थे, राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे, तमाम सारी चीजें कह रहे थे, आज उन्हें तमाम सारा ज्ञान निकल के आ रहा है, तो ये भी एक अजीब सा विषय है, अजीब बात है। और अगर ज्ञान आ भी रहा है, ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसे हुआ, अगर इनके पास कोई सबूत है तो ये फ्री है जाने के लिए एसआईटी के पास। इनसे निवेदन है, ये जांच में सहयोग करने के लिए अगर जाना चाहते हैं, एसआईटी के पास जाएं और जितने साक्ष्य, जितने सबूत इनके पास मौजूद हैं, ये वहां जाके प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर ये कहते हैं कि वहां इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कुछ है, तो ये कोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां मर्जी जा सकते हैं। ये अगर इन्हें लग रहा है मानवाधिकार का कहीं हनन हो गया, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी जा सकते हैं। अब ये अगर लग रहा है कि वहां भी कुछ गड़बड़ हो रही है, मीडिया में भी बात रख सकते हैं, सोशल मीडिया में भी रख सकते हैं। अब सब कुछ तो खुला हुआ है, इसके बाद क्या चाहिए? सरकार पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल तरीके से, इन्होंने कहा जांच होनी चाहिए, हम जांच करा रहे हैं और जांच के आधार पे पूर्ण रूप से सबके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ रह नहीं जाता, इससे ज्यादा सब कुछ नहीं रह जाता। ठीक है अवनीश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सवाल है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ का आज भी बयान सामने आया है और वो पूरे प्रकरण की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश का वो जिक्र करें कि ना तो सांप्रदायिक दंगा हुआ है, तमाम लोगों के लिए काम किया गया है। अखिलेश यादव पर आज भी तंज कसा गया कि सिर्फ भ्रामक प्रचार फैलाने की कोशिश ये विपक्षी पार्टी करते हैं। क्या जो राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, राम मंदिर चोरी को लेकर, उसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? या फिर अगर हम राम मंदिर चोरी मामले का जिक्र करें, देखिए एसआईटी की अपनी जांच है, छापा अभी चल रहा है, लेकिन जो ट्रस्ट की अगर बात की जाती है तो ट्रस्ट में कुछ ना कुछ ऐसी खामियां जरूर थी जो आगे आने वाले समय में सुधरनी चाहिए। अरुणेश जी। अच्छा, देखिए ऐसा है कि पूरे मामले पर जो चंपत राय जी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही थी शुरुआत में, और एसआईटी ने भी उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है और एफआईआर भी उनके नाम से नहीं लिखवाई गई है, तो ये दो विरोधाभास है। और अगर नैतिकता के दृष्टिकोण से देखें तो मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर तो चंपत राय जी पूरे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव पद पर थे, और जब ये पहली बार मामला का खुलासा हुआ और तब उनको थोड़ा सा नैतिकता दिखाते हुए उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जब तक मैं जांच में बेदाग नहीं साबित हो जाऊंगा तब तक जो है मैं अपने पद से रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन तब तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और बाद में कहीं ना कहीं से दबाव बना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही अयोध्या में योगी जी का दौरा था और वो रामलला मंदिर भी गए थे और उनके उस आधिकारिक यानी ऑफिशियल दौरे पर चंपत राय को जाने से मना किया गया था। यानी कहीं ना कहीं जो है सरकार उनको ये संदेश दे रही थी कि आपकी भूमिका अभी सवालों के घेरे में है, इसलिए आप जो है योगी जी के साथ मंदिर में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो छोटी मोटी गिरफ्तारियां हुई हैं वो तो अभी उन लोगों की हुई है जो इस पूरे मामले पर छोटी मोटी मछलियां हैं। तो केवल मछलियों के पकड़ने से नहीं होगा, जो बहुत बड़ा मगरमच्छ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने लंबे समय से चोरी हो रही है और चोरी सिर्फ पैसों की ही नहीं हो रही है। सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ पे भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते थे, चाहे वो सोने और चांदी के जेवरात वगैरह हों, तो ये है कि जो मास्टरमाइंड है इस पूरे प्रकरण में वहां तक पहुंचना भी एक बड़ा कठिन कार्य है जांच एजेंसियों के लिए, एसआईटी के लिए, पुलिस के लिए। एफआईआर भले ही दर्ज करा दी गई है, अब आने वाले समय में योगी जी ने तो अभी कल ही शायद ये बयान दिया है कि 15 दिनों के अंदर, यदि कहीं ना कहीं उन्होंने समय सीमा तय कर दी है कि 15 दिनों के अंदर इस मामले की जांच पूरी हो जाएगी और जो भी आरोपी होंगे वो पकड़े जाएंगे, चार्जशीट दाखिल होगी, बाद में जो है भ्रष्टाचार का मामला चलेगा और जो हमारा आजकल आ गया है भारतीय न्याय संहिता BNS, उसके तहत उन सब पे कार्रवाई होगी।
तो अब देखना होगा कि 15 दिन के अंदर ऐसा हो पाता है या नहीं, लेकिन मेरा मुख्य सवाल सिर्फ यही है और राजनीति से इतर है, क्योंकि चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, अभी अरविंद केजरीवाल भी अयोध्या के दौरे पर गए थे, इसके पहले उनको अयोध्या की याद नहीं आई थी, और तो इस पूरे मामले पे सियासत तो अपनी जगह पे हो ही रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड है, जिसने इस पूरी भूमिका को रचा कि हम चोरी छुपे इतने लाखों करोड़ रुपए का गबन कर लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो नोट गिनने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ उनके बलबूते की बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इतनी बड़ी हेराफेरी कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि इसका पूरा का पूरा एक गिरोह, एक प्लानिंग के तहत इस घटना को और इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, और इसमें जो मास्टरमाइंड है, जो बड़े लोग हैं जिनके नाम अभी छुपाए जा रहे हैं, चाहे FIR में उनके नाम नहीं है, SIT में नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनका भी खुलासा होना चाहिए, और PMO भी इस मामले पर नजर रखे हुए है नृपेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जैसा कि योगी जी ने कहा है। चलिए ठीक है, अब अरुणेश जी राजनीति पे जिक्र करते हैं। अखिल साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए अभी जो भूमिका विपक्ष बना रहा है कि राम मंदिर चोरी का मामला बड़ा है जी, चलिए उसमें जांच हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं राम मंदिर की, तो राम मंदिर की मुखालफत तो हमेशा विपक्ष करता रहा है ना, चाहे फिर आडवाणी साहब की रथ यात्रा को लेकर हो या फिर मंदिर बनने को लेकर हो। अरविंद केजरीवाल अपनी नानी का एग्जाम्पल देते थे कि भैया अगर हम चले जाएंगे मंदिर तो नानी नाराज हो जाएंगी। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कितना डंडा बरसाने का काम किया वो तो सभी ने देखा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे बर्खास्त होते थे बीजेपी के लोग। और बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी पर तो यह आरोप लगता है कि कार सेवकों को किस तरीके से गोली चलाई गई। तो आप हिंदू हिंदू चिल्ला इस वक्त रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का तो आपने विरोध कर दिया था। अब दान चोरी मामले में आप बड़ा आगे आ रहे हैं, तो सवाल ये बनता है ना कि राजनीति तो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप राजनेता, आप राजनीति करिए, लेकिन मुखर होके वो सवाल पूछिए जो जनता से जुड़ा हुआ पूछना चाहिए था। बात सिर्फ हिंदू की नहीं है, बात तमाम लोगों की आस्था की है। हिंदू हिंदू आप करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया ये वोट पाना चाहता है, आस्था से कोई लेना देना नहीं है। अखिल साहब देखिए, अब आपको बता दें कि घटना अगर इतनी बड़ी हुई है तो निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों का लेना देना है इससे, और उनको आरोप प्रत्यारोप लगाना भी उनका कहीं ना कहीं जायज है, क्योंकि वो तो अपनी आवाज उठाएंगी ना। विपक्ष को मौका किसने दिया? विपक्ष को मौका तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में क्यों है भाई? हमेशा से हिंदू अभी तक खतरे में रहा है, अभी और 14 साल से, इतने सालों से केंद्र में और प्रदेश में सरकार भी है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो अपना काम, हिंदू खतरे में नहीं है। अखिल साहब मेरी बात सुनिए, हिंदू खतरे में नहीं है, कौन कह रहा है? विपक्षी पार्टी कहती है हिंदू खतरे में, कोई एक एग्जांपल तो दिखाइए कि हिंदू कहां खतरे में। विपक्षी पार्टी नहीं कहती, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में, और हिंदू को एकजुट करने की कोशिश, हिंदू को जोड़ने की कोशिश, हिंदू खतरे के नाम पे डरा करके भारतीय जनता पार्टी भी अपना राजनीतिक स्तर जो है सुधारने की कोशिश करती है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में काफी हद तक जो ग्राफ था भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। हाँ ठीक है, अविरल साहब, अकील अहमद साहब की बात ठीक है क्या? जी देखिए, हमारा तो स्पष्ट रूप से मानना है इस चीज को लेके, हम तो इस चीज में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी रहे, इसीलिए हमारी योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है कि पूर्ण रूप से इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, करप्शन ना हो, करप्शन फ्री उत्तर प्रदेश का निर्माण हो, शांतिपूर्ण तरीके से सब काम चले और सारा विद प्रोसीजर स्मूथली सब कुछ रन हो। इस चीज पर हमारा पूर्ण रूप से फोकस है, नंबर 1। नंबर 2, आज उत्तर प्रदेश की अगर बात कर जाए तो व्यवस्था में परिवर्तन बड़े स्तर पे आया है। आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, नौजवान सुरक्षित हैं, रोजगार मिलता है, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, रात के 2 बजे भी कोई बाहर निकल सकता है, अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ, केंद्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश के भीतर शानदार तरीके से हुआ, डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें एक घटना सामने आई, इससे आस्था कम नहीं हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो आस्था पे चोट करने का षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा जरूर किया गया है। अगर उन्होंने षड्यंत्र किया है आस्था पे चोट करने का, सनातनियों की आस्था पे चोट करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है, तो हमारा स्पष्ट कहना है उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और
हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्पष्ट रूप से इस चीज को कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच को एक तरीके से गंभीरता पूर्वक लिया जाए। एसआईटी जांच के आधार पे स्पष्ट रूप से विषय पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, नंबर ऑफ पीपल, वो सारे सामने आएंगे और सब पे एक्शन होगा, सब पे कार्रवाई होगी, एग्जीक्यूट पूर्ण रूप से एक्शन को किया जाएगा। ठीक है अवनीश जी, अवनीश जी अगर पूरे अभी मामले को हमारे समझे, साथी मेरी आवाज हर्ष आप जी तक आई। अभी हमारे साथी बता रहे थे हर्ष जी कि ये छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। जो बड़ा मगरमच्छ है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर यही वजह है, क्योंकि छोटी चोरी नहीं है ये, इसमें बहुत सारा सोना चोरी हुआ है, इसमें बहुत सारा चांदी चोरी हुआ है, चलिए लोगों ठीक की है, आस्था के वो साथ पूरी तौर पर खिलवाड़ हुआ है। जांच एजेंसी पर हम बात कर चुके हैं, हम राजनीति पर आते हैं। अरुणेश जी, मैं राजनीति का जिक्र करता हूं। चलिए इससे इतर थोड़ा सा हम घूमते हैं, क्योंकि देखिए जो जांच होगा वो तो आ ही रहा है सामने और हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन राजनीति का जिक्र होता है तो अभी हिंदू हिंदू काफी सुनने को मिल रहा है कि हिंदू हमारा है। अजय राय भी बोले, केजरीवाल भी कहते हैं कि भैया हिंदू के साथ धोखा हुआ, समाजवादी पार्टी भी कह रही है हिंदू हमारा है। लेकिन अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो राम मंदिर बनाने को लेकर भूमिका सबसे ज्यादा तो हमने देखा है कि बीजेपी की रही, वीएचपी की रही, तमाम ऐसे संगठन हैं जो कांग्रेस आज मुखर होकर ये बोल रही है कि हिंदू के साथ धोखाधड़ी हो रही है, समाजवादी पार्टी बोल रही है। तो क्या हिंदू अब समझ रहा है कि विपक्षी पार्टियों में कहीं ना कहीं धोखा देने वाली बात थी, इसलिए विपक्षी पार्टियों को सत्ता से हटाया? अभी योगी आदित्यनाथ पे क्या वो विश्वास कर रहा है कि चलिए अगर दान चोरी हुई भी है तो योगी आदित्यनाथ पर हम भरोसा करते हैं, कुछ दिन का समय लेते हैं? अरुणेश जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय राजनीति के इतिहास पे अगर आप नजर डालें तो राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा हर एक चुनाव में रहा है, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव रहा। और हर एक चुनाव में बीजेपी का जो वो चुनावी घोषणा पत्र होता था उसमें हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, ये बात बीजेपी कहती रही है। आज से नहीं, मतलब अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले से भी। लेकिन वहीं विपक्षी दल क्या कहते थे कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, या हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस तरह के जो नारे, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट चलाया गया था विपक्षी, तो मतलब आप क्या उस समय जो राजनीतिक दल थे सबको पता है कि किन्होंने इस तरह से काम किया। इस वजह से राम मंदिर का निर्माण पूरा हो नहीं पाया। और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना था कि अगर राम मंदिर का निर्माण बीजेपी दरअसल खुद ही नहीं होना देना चाहती, क्योंकि उसके हाथ से एक धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हाथ से निकल जाएगा अगर राम मंदिर निर्माण हो जाएगा तो। लेकिन ये सब इतिहास की बातें हैं। इसके बाद आपको पता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस चला, किस तरीके से कांग्रेस ने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी कि यहाँ पर न बने, किस तरीके से भगवान राम के चरित्र को काल्पनिक चरित्र बताया गया। तो ये भी घटनाएं रही है। हमें एक भारतीय राजनीति के जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनको ये सब पता है। लेकिन यहाँ पर अब वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ था और उसमें पीएमओ ने भी पूरी तरीके से नजर रखी हुई थी। नृपेंद्र मिश्रा को भी वहां भेजा गया था। चंपत राय जी को अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें तो बिजनौर के रहने वाले हैं और बहुत ही जल्दी इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और करियर की शुरुआत इन्होंने एक टीचर के रूप में भी की थी। तो इसके बाद कहने का अर्थ ये है कि बीजेपी और आरएसएस इनकी मुख्य भूमिका रही है राम मंदिर का निर्माण करवाने में, लेकिन राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो उसके लिए संघर्ष करने में विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी आरएसएस की तो रही ही है। तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप देखेंगे तो इसका सियासी समीकरण लोग साधने में लगे हैं, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने कहा है कि 15 दिन में इस मामले का वो पटाक्षेप कर देंगे, यानी जो जांच चल रही है उस जांच का रिजल्ट आ जाएगा, कौन आरोपी है, कौन कोर्ट में जाके चार्जशीट दाखिल होती है और कौन दोषी सिद्ध होता है, उसको सजा हो जाएगी। और ये सब अभी अगर 15-20 दिन महीने भर में हो गया तो यूपी का चुनाव अगले साल है, तो हो सकता है तब तक ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए। लेकिन फिर भी जो विपक्षी दल है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी, वो इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी और उन सबका जो नजर है ना वो हिंदू वोट बैंक पर है। तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप देखें तो यूपी का जो हिंदू वर्ग है वो परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर बैंक माना जाता रहा है,
लेकिन अभी हाल फिलहाल की जिस तरह के यूजीसी का मामला हुआ या भाई कई ऐसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था जो बच्चे वहां लखनऊ गए थे, उनके साथ पुलिस ने मारपीट की, पानी की बौछार की। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू वर्ग है ना, वो वर्तमान योगी सरकार से नाराज भी है। तो इसीलिए अखिलेश यादव इस वर्ग को साधना चाहते हैं, पीडीए के माध्यम से वो पिछड़ा दलित और उनको भी साधना चाहते हैं। तो अब बीजेपी जरूर, अभी बीजेपी ने अपना क्या है ना कि प्रदेश में काफी परिवर्तन भी किया है। आपको मालूम है पंकज मिश्रा और बाकी जो टीम है उनको लेकर के जातीय समीकरण साधे गए हैं। तो बीजेपी भी अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर रही है और मुझे लग रहा है कि कड़ी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होने वाली है। अब कांग्रेस का क्या होगा और मायावती का क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी विपक्षी गठबंधन में भी एकता नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए थे, इसका मतलब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी जो है आम आदमी पार्टी भी यूपी के चुनाव में उतरेगी। लेकिन अभी यही अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई थी अभी हफ्ते 10 दिन पहले, तो केजरीवाल ने इसका जो है इस बैठक में नहीं गए थे, ना डीएमके गए थे, डीएमके पार्टी गई थी। मतलब ये दोनों पार्टियां इंडी गठबंधन से दूरी बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि सियासी समीकरण बहुत दिलचस्प होने वाले हैं 2027 के चुनाव में। तैयारी बीजेपी भी कर रही है, उधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में क्या सीटों में समझौता हो पाएगा, क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, ये सब देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन ये सब भविष्य के गत में है। दिलचस्पी भरा सबके लिए होगा। आपने हिंदुओं की बात की, चलिए ठीक है, हिंदू की थोड़ी नाराजगी, लेकिन हिंदू योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करते हैं। अखिल जी, मैं मुसलमानों की बात करता हूं। अभी समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपना रही है, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती रही ना कि भैया मुसलमान हमारे साथ हैं, हिंदुओं को लेकर तो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मुसलमानों की अगर बात करते हैं तो मुसलमान भी ये कह रहा है समाजवादी पार्टी से कि आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। आजम खान का मामला देखिए, और तो और कुंदरकी का एग्जाम्पल तो अब तक दिया जाता है ना भाई, कि कुंदरकी में मुसलमान आबादी ज्यादा थी लेकिन अखिलेश यादव हार गए। वैसे तो अयोध्या को लेकर अवधेश प्रसाद को दिखाते रहते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, लेकिन मुसलमानों को लेकर अखिलेश से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या अखिलेश यादव मुसलमान के साथ धोखा नहीं कर गए? और अगर धोखा नहीं किया तो अभी जो लेटर लिखा गया है तमाम मौलानाओं की तरफ से, मुसलमान ही मांग कराएं कि अखिलेश यादव बता दें कि भैया कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बना देंगे या उप मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे तो हर्ष जी, हम तो ये चाहेंगे कि डिप्टी सीएम या सीएम भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो मुसलमान को बना दे। ये क्यों नहीं बना देती मुस्लिम को? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बना दे सीएम। आने ने आप देखिए हर्ष जी, बीजेपी ताल ठोक कर कहती है कि भैया हमें मुसलमान वोट नहीं करता, और मैंने कई बड़े नेताओं का एग्जांपल पहले ही आप डिबेट में बैठे दिखा दिया कि हिंदू वोट देता है लेकिन मुसलमान नहीं देता है। बीजेपी के नेता मानते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो मानती है कि मुसलमान वोट देता है तो मुसलमान को बना दे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उम्मीदवारी घोषित कर दें। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी तो हिंदू ने और मुस्लिम ने और दलितों ने सभी ने वोट दिया। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी, मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, तब भी हिंदू ने, मुस्लिम ने और सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के वोट दिया, तब जाकर सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं जब भी सरकारें बनती, मुसलमान अकेले निर्णायक वोट नहीं होता है, मुसलमान अकेले सरकार, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में मुसलमान अकेले सरकार नहीं बना सकता। तो कहीं ना कहीं हिंदू तो साथ होता ही है। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार चली आई तो उनको भी हिंदू ने जो है समर्थन दिया, हिंदू ने सरकार बनाई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों तक सरकार क्यों नहीं बन पाई? बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में आए, भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे, लेकिन उसके बाद हिंदू नाराज हुआ तो हिंदू ने वोट फिर कांग्रेस को दिया, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं ये तो वोटर है, अपने तरीके से उनको समझ में आता है, वो वोट देते हैं जो उनके हिसाब से काम करता है। अखिल जी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप अभी भी बीजेपी पे अटके हुए। मैं एक बात कर रहा हूं कि मुसलमानों के साथ धोखा देने का काम किया ना इन्होंने। बिहार के अंदर देखिए, तेजस्वी यादव ने जब मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया कि भैया सरकार आएगी तो हम उप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुसलमान नाराज हो गया कि भैया हम तो वोट देते रहे, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को यानी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहे, और जब उप मुख्यमंत्री की बात आ गई तो मुकेश सहनी का नाम ले दिया, हरा दिया ना। फिर मैंने ये कहा कि क्या मुसलमान को नाराज ये पार्टी करती है, धोखा देती है, वो बात मुसलमानों को समझ नहीं आ रही है क्या? देखिए हर्ष जी, हम आपको बता दें कि हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष में सभी तरीके के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग या अन्य पार्टियों के लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुस्लिम वर्ग के साथ धोखा किया,
या इनके आजम खां के साथ खड़े नहीं हुए, ये चीजें सामने आती रही हैं लगातार, चूंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे से लगते रहते हैं। लेकिन अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो मुस्लिम वोटर्स ज्यादातर 80% मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ था, और उस 80% कुंदरकी में क्यों समाजवादी नहीं पार्टी था? के उसके साथ बाद होने के उपचुनाव साथ हुआ साथ ना कुंदरकी में। 37 सांसद कुंदरकी जो में है वो उपचुनाव हुआ समाजवादी ना। पार्टी के अकील उत्तर जी, प्रदेश में बने हैं। ठीक है अकील जी, मैंने बीच में भी सवाल आपसे पूछा, कुंदरकी में उपचुनाव हुआ था ना, लोकसभा चुनाव से पहले तो नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद हुआ। कुंदरकी में मैं खुद गया था सर, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मीडिया कर्मी भी गए, मेरे खुद सहयोगी गए थे, मैं गया कुंदरकी में। मुसलमानों ने कहा कि हमारी कोई फिक्र नहीं करता जी, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा था इसलिए हमने जिता दिया। अकील जी देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। समाजवादी पार्टी नहीं सर, सॉरी मैं इस बात को नहीं मुस्लिम वोटर से मानता। ज्यादा। मैं खुद गया था, मैंने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की थी, इसलिए मैं आपकी बात से असहमत हूं, माफी के साथ कहता हूं। अकील जी आप वरिष्ठ हैं, ठीक है। अविरल साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं हिंदुओं की, तो हिंदू आप पर भरोसा करता है, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो मुसलमानों को पर आप पर भरोसा नहीं है। मुसलमान ये कहता है कि भैया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो मायावती की तरफ शिफ्ट हो जाओ। अब तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण भी मुसलमानों को अपनी पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अविरल साहब आपको भी लगता है कि क्या इन पार्टियों ने मुसलमानों के साथ धोखा करने का काम किया? क्या बीजेपी मानती है? अविरल साहब देखिए, जहां तक विषय हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स का, भारतीय जनता पार्टी तो किसी रूप में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सबका साथ, सबका विकास पूर्ण रूप से करते हैं, और प्रदेश शांति के साथ चलता है। और सबसे ज्यादा मुसलमान का अगर कहीं लाभ होता है तो वहां होता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से अगर बात कर जाए योजनाओं का लाभ, मुझे इस चीज को कहने में कोई गुरेज नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान समुदाय को ही हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से मिला। चाहे आवास निर्माण का विषय हो, शौचालयों का निर्माण का विषय हो, जनधन खाते खुलने का विषय हो, या आंकड़ेवार में बता सकता हूं अच्छी एजुकेशन का विषय हो। हम चाहते हैं कि वो मदरसे से बाहर निकल के मॉडर्न एजुकेशन की ओर बढ़ते हुए पूर्ण रूप से आगे बढ़े। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण असम है। हेमंत बिस्व शर्मा जी स्पष्ट रूप से मॉडर्न एजुकेशन की पूर्ण रूप से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं जो मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। हम तो आगे बढ़ाने का काम मुसलमान समुदाय को भी करते हैं, सबके हित में काम करते हैं। लेकिन हाँ, एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, एक वर्ग के हित में काम करना, ये किसी रूप में बर्दाश्त नहीं है जी। ठीक है। अरुणेश जी एक सवाल मुसलमानों पर, क्योंकि देखिए अखिल जी बार बार ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमान ने विश्वास किया कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर, मायावती पर, तो मुसलमानों के साथ वो पार्टियां खड़ी रही हैं। आपको भी लगता है कि वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि मैंने कुंदरकी का एग्जांपल दिया सर, मैं खुद गया था ग्राउंड जीरो पर और मैंने खुद बातचीत की है, तो वो कहते हैं कि नहीं विश्वासघात तो हुआ है। वो ये नहीं कहते कि हमारे लिए काम नहीं किया गया या आगे वो काम नहीं करेंगे, लेकिन विश्वासघाती वो मानते हैं इन पार्टियों को और कहते हैं कि विश्वासघात हमारे साथ हुआ, जो हमारे लिए चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अरुणेश जी देखिए, ये तो सियासी ध्रुवीकरण की बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिमों के हित को सर्वोपर रखती है और हिंदुओं के हित को पीछे रखती है। वही बीजेपी के लिए यही बात उल्टे तरीके से कही जाती है कि वो हिंदुओं के हित को आगे रखती है और मुस्लिमों के हित को पीछे रखती है। योगी जी का तो बयान ही है 80 और 20, 80% हिंदू उनके साथ में, तो हमें 20% की जरूरत नहीं है। तो ये सब सियासी उठापटक है, सियासी बयान है, इनको उतना महत्व नहीं देना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो सभी देश के नागरिक हैं, सभी वोट देते हैं। इसलिए जो भी राजनीतिक दल हैं उनको चुनावी घोषणा पत्र जो बनाते हैं ना, वो ऐसा नहीं लिखते हैं उसमें कि हम हिंदुओं के लिए ऐसा कर देंगे या मुसलमानों के लिए इतना कर देंगे। अगर वो 10वीं पास किसी भी छात्रा को स्कूटी देने का या लैपटॉप देने का बयान देते हैं, तो वो फिर चाहे हिंदू का छात्र हो या मुस्लिम छात्र हो, सबको देते हैं। तो एक ये भी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले जो 2027 के चुनाव है ना, इसमें विपक्षी दलों के बीच में ही आपस में इतनी सिर मुठव्वल है, जिसको कहते हैं कि घमासान है, कि एकजुट रह ही नहीं पाएंगे तो बीजेपी की टक्कर कैसे देंगे। ऊपर से आप ध्यान रखिए ओवैसी का समीकरण, ओवैसी ने बंगाल में भी जाके क्या किया, उसके पहले बिहार में जाके क्या किया, ये सबको पता है। और ओवैसी का ध्यान अभी की ओर भी है।
उधर से केजरीवाल ने भी अयोध्या जाकर एक तरीके से संदेश दे दिया है कि आम आदमी पार्टी यूपी के भी सियासी मैदान में उतरेगी। तो ये भले इनको बहुत ज्यादा सफलता न मिल पाए, लेकिन ये कुछ वोट तो काट ही सकती है ना। वोट बैंक में कुछ ना कुछ सेंध तो लगा ही सकती है, चाहे समाजवादी पार्टी को बैंक में सेंध लगाए या किसी और पार्टी के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंडी गठबंधन के नेता यानी सपा या और कांग्रेस, ये दो युवराज जो पहले भी साथ में आए थे लेकिन कुछ चमत्कार नहीं हुआ, या बुआ और भतीजा, इनकी जोड़ी भी पहले आई थी, कुछ चमत्कार नहीं हुआ। जबकि एक जमाने में बसपा और सपा दो सियासी धुरंधर माने जाते थे और सियासी विरोधी माने जाते थे, लेकिन सत्ता के लिए दोनों साथ में आए थे। क्या हुआ परिणाम आप सबको मालूम है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी अभी अपने राज्य स्तर पर काफी परिवर्तन किया है, संगठन मंत्री और महासचिव लेवल पर आपने देखा होगा, उपाध्यक्ष लेवल पर भी। तो आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि यूपी के सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश में अखिलेश यादव पीडीए का फार्मूला लगा रहे हैं, तो ज्ञान का फार्मूला जो है बीजेपी ने दिया है। लेकिन अगर विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े तो हो सकता है उनको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए, अन्यथा बीजेपी का विजय रथ अभी फिलहाल जारी रहेगा। ठीक है, ऐसा मेरा नहीं बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय, एक तरीके से मैं इस चीज को भी स्पष्ट कर देता हूं, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, समाजवादी पार्टी की स्थिति है, देखिए वो एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास में विश्वास रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से वास्तविक रूप में पूरे प्रदेश का विकास हो, हम इस चीज में विश्वास रखते हैं। और जहां तक विषय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का, तो ये चीज संविधान में कहीं नहीं लिखी है। भारतीय जनता पार्टी अगर चलती है तो पूर्ण रूप से इस संविधान के आधार पर चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर उत्तर प्रदेश में मैं सोचता मजबूती के साथ शानदार तरीके से चल रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में शानदार तरीके से विकास हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। नंबर 2, जिस प्रकार से लोग आपत्तिजनक चीजें भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कहते हैं, तो उन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किस तरीके से इस चीज को कहा गया था कि इस देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय का है। तो मैं समझता हूं ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, संविधान में तो इक्वालिटी की बात की गई है। तो जब आप इस प्रकार के बयान देते हैं तो उससे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसका मन निश्चित रूप से खट्टा होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं, सब लोग पॉलिटिकली मैच्योर हैं, अवेयर हैं, उसी के आधार पर जनता ने वर्ष 2014 में, 2019 में, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। वो मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं अखिल जी, जल्दी से। देखिए, सब लोगों का अपना अपना चुनावी ध्रुवीकरण होता है, चुनावी अपना अपना सबका जो है राजनीतिक स्तर है, अपने अपने तरीके से सारे लोग बात करते हैं। और कांग्रेस की सरकार रही है तो उसने भी सबका साथ सबका विकास कराया है, क्योंकि इतने सालों तक राज जो है कांग्रेस की सरकार का भी रहा है। तो अगर कांग्रेस की सरकार में अगर हिंदू खतरे में होता तो हिंदू ना होता, मुसलमान खतरे में होता तो मुसलमान ना होता, हर वर्ग को लेकर के जो है कांग्रेस भी साथ आई। आज हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इन महान भाव ने भी जो है कांग्रेस के स्कूलों में पढ़ाई करी होगी, कांग्रेस के जो सेंटर्स होंगे, जो मेडिकल सेंटर्स होंगे, उन अस्पतालों में, कांग्रेस के बनाए अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ली होगी। तो हर सरकार में अपने अपने तरीके से काम होता है। मत कीजिए, दीजिए कच्चा चिट्ठा उसका भी हमारे पास है, फिर खोलना पड़ेगा। सर मेरे पास समय इतना ही था। उन्नीस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय निकाला। अविरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सार्थक चर्चा हुई। हम राम मंदिर पर फिर से चर्चा करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि अभी जांच जारी है और इस पर राजनीति भी है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, बात पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।